Dear students, welcome to mechanics lecture number 22. In this lecture, we will discuss about Newton's second law plus circular motions. I'm Dr. Pervez Ahmad. So आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अच्छा, so uniform circular motions या जिस तरह हम कहते हैं कि is also lying in the part of mechanics that we call dynamics. Okay, in this particular sections, we observe the motions अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स के फोर्स के ज़ेर असर हम क्या करते हैं, हम मोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं. तो सर्कुलर मोशंस के बारे में मतलब हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सर्कुलर मोशंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, और उससे रेलेवेंट हमने कहा था कि जो एक्सेलरेशन राइज होती है वो क्या है, और जो एक्सेलरेशन है उसका वेलोसिटी के साथ वो क्या रिलेशंस है. So here you can see that we have an object that we are revolving in a circular path with a constant speed. ठीक है, हम देख रहे हैं कि पार्टिकल मूविंग इन a circular motion, its radius r, its speed constants. तो मतलब अगर हमारे पास यही कंडीशंस है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में है एक पर्टिकुलर सर्कल में जिसकी रेडियस r है और स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज v इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होती है मतलब उसी बॉडीज पे वो बराबर होती है, दैट्स एज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r. और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू द स्पीड ऑफ द बॉडी. कि बॉडी की जो स्पीड है जो कांस्टेंट स्पीड है, तो ये जो मतलब है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस और बॉडी की जो स्पीड है ये दोनों क्या होगी, ये हमेशा हमेशा एक दूसरे की परपेंडिकुलर होगी. और ए की जो डायरेक्शंस है मतलब वी की जो डायरेक्शन है दैट विल बी टेंजेंट टू द सर्कल. एट एनी पॉइंट इट विल बी टेंजेंट टू द सर्कल, वाइल जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट विल ऑलवेज बी रेडिली एनवर्ड. ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा रेडिली वो एनवर्ड होगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये कंडीशन है जिसको हमने शो किया हुआ है. सो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक कि देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग, के मतलब यहाँ पर हमेशा एक फोर्स होगी जो उस पे ये बॉडी है उस पे एक्ट करेगी. तो यहाँ पर आप देखते हैं acceleration is inward, so the force that act on the body it should always be it should also be inward. ये force भी inward ही होगी. So according to Newton second law, जो force है बॉडी पे मतलब बॉडी चुन के मूव कर रही है पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहते हैं. So in these conditions the force that will act on the object is an inward force. ठीक है, वो force inward directed होगी, and that according to the second law is given by summation of force is equal to ma. M is the mass of the object which remain constant in this particular conditions. A is the radial accelerations. A हमारे पास radial या centrifugal accelerations है, और इसके बारे में हमने बात की थी कि जो centrifugal acceleration है इसकी वैल्यू है that is A is equal to v square over r. तो यहाँ पर इसकी बजाय ये वैल्यू पुट करें दैट इज v स्क्वायर ओवर r, मतलब ये इसकी मैग्नीट्यूड है. तो ये जो इक्वेशन बनती है फोर्स की, जो रेडियल फोर्स बनता है, इस रेडियल फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और यही फोर्स है जो बॉडी को सर्कल में हरकत करने पर मजबूर करती है, और इसी को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. और इसकी जो डायरेक्शन है द टोटल फोर्स मस्ट बी रेडिली एनवर्ड ऑलवेज, के मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट शुड ऑलवेज बी रेडिली एनवर्ड, ये भी हमेशा रेडिली एनवर्ड होती है. सो फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, किसी भी बॉडी के लिए ज़रूरी है कि अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन करे तो उस पे एक फोर्स, एक नेट फोर्स वो रिएक्ट करेगा, और इस नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा एनवर्ड होगी, रेडिली एनवर्ड होगी. सो वी नो द एक्सेलरेशंस. एक्सेलरेशन का हमें पता है कि वी हैव सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सो वी कैन इमीडिएटली राइट द फोर्स. तो इसी से हम जो है ना
वो फोर्स का रिलेशंस वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि द रेडियल फोर्स दैट वी विल हैव इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और इसी फोर्स को हम कहते हैं इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो हम कहते हैं कि फोर्स is required to keep an object moving in a circle. So if the speed is constant, speed हमारे पास constant है, force is directed toward the center of the circle. So the direction of the force is continuously changing so that it is always pointed toward the center of the circle. So ये जो मतलब है force है that in this particular conditions will be equal to mv square over r। और एग्जाम्पल इसकी हमारे पास है जो ये है जो हमारे पास जो कंडीशंस बनती है इस कंडीशन के लिए हमारे पास जो इसकी जो गुड एग्जाम्पल है वो ये है कि वी हैव अ बॉल ट्वेल्व ऑन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, कि हमारे पास एक बॉल हो उसको हमने स्ट्रिंग के साथ वो बांधा हुआ हो। सो इन दैट केस द फोर्स इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि वो हमारे पास इसी कंडीशन में ये जो फोर्स हमारे पास है वो बेसिकली जो मतलब जो स्ट्रिंग है उस पर जो टेंशन होती है वही ये हमारे पास वो फोर्स है जो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक एग्जांपल है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि पार्टिकल्स सर्कुलर मोशंस में है और सर्कल की जो रेडियस है वो आर है और स्पीड जो है वो वी है और कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर कंडीशंस में वी स्क्वायर और आर के बराबर है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर जो रेडियल एक्सेलरेशन है इसकी जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा रेडियली एनवर्ड होगी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ हमेशा के लिए यहाँ पर एक फोर्स इस पे अमल करती होगी, देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक वो जो फोर्स होगी समेशन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी दैट विल बी इक्वल टू एम ए दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर। So the total force must be summation of forces that must be readily inward always. So the force which enters second law, Newton's second law, is equal to centrifugal force. Centripetal force meaning central directed forces. Centripetal Newton second law जो है वो बराबर होगी सेंट्रीफ्यूटल फोर्स के। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ जो एक बात हमने याद रखनी है वो ये है कि न्यू काइंड ऑफ फोर्स, ये हमारे पास क्या है कि दिस इज़ नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स, ये कोई नई फोर्स हमारे पास नहीं है, हमने कोई नई फोर्स दरियाफ्त नहीं की। सो कुड बी ए स्ट्रेंग टेंशन, ये हमारे पास जो स्ट्रेंग है जो वायर है उसकी टेंशन हो सकती है, ग्रेविटी एक्सेट्रा, मतलब ग्रेविटी भी हो सकती है। सो इट्स द राइट साइड इट्स द राइट साइड ऑफ द इक्वेशंस दैट इज समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू एम ए। तो एम ए राइट साइड है, मतलब यहाँ पर ये वाली साइड है राइट साइड है और यहाँ पर क्या है लेफ्ट साइड, ये नहीं है, ये वाली नहीं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट्स नॉट ए न्यू फोर्स, ये हमारे पास न्यू काइंड ऑफ फोर्स नहीं है। तो ये राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू है। ठीक है, इट्स द फॉर्म ऑफ एम ए फॉर सर्कुलर मोशन, जिसमें हम सिर्फ एक ही वैल्यू को वो चेंज करते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं अगेंस्ट कि यू शुड बी कॉशियस अबाउट दैट देयर इज नो रियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई भी हमारे पास रियल सेंट्रीफ्यूगल्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो नहीं है। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी एनवर्ड्स बाय थिंकिंग अबाउट द बॉल ऑन ए स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग ओनली पुल दे नेवर पुश। ठीक है, कि स्ट्रिंग क्या करती है, बॉल को हमेशा सेंटर की तरफ वो पुल कर रही है। तो मतलब है कि यहाँ पर देखें कि बॉल है, फोर्स ऑन द बॉल एग्जर्टेड बाय द स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रही है और उसको इनवर्ड लेके आ रही है। अब ये है कि फोर्स ऑन हैंड एग्जर्टेड बाय द स्ट्रिंग, अब यहाँ पर स्ट्रिंग भी जो है ये स्ट्रिंग जो है ये भी आपके हाथ पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, सो अच्छा ये बॉल पे जो फोर्स लग रही है एनवर्ड डायरेक्शन में दैट वी कॉल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और जो मतलब आपके हैंड्स पे ये स्ट्रेंथ फोर्स अप्लाई कर रही है दैट इज पुलिंग इट आउटसाइड, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है कि द फोर्स ऑन द बॉल इज नेवर आउटवर्ड,
कि the force on the ball is never outward, that is centrifugal, ठीक है. So it is always inward centrifugal. कि वो जो मिसकंसेप्शन है वो क्या है कि बॉल पे जो फोर्स है वो कभी भी आउटवर्ड नहीं हो सकती. सो इट इज़ ऑलवेज इनवर्ड, कि वो हमेशा हमेशा वो इनवर्ड फोर्स होगी. सो दिस इज अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि आपके हैंड्स पे भी वो एक फोर्स रस्सी वो करती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड होती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शंस होती है. और इस चीज़ को हमने यहाँ पर मतलब समझाने की कोशिश की है कि इन आउटवर्ड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बॉल इज नॉट अ वैलिड कंसेप्ट. यहाँ पर मतलब हमने कोशिश की थी समझाने की कि यहाँ पर देखें कि ये जो फोर्स है मतलब इसी कंडीशंस पे कि यहाँ पर स्ट्रिंग जो है आपके हैंड्स पे फोर्स अप्लाई कर रही है, और बॉल स्ट्रिंग आप बॉल पे भी फोर्स अप्लाई करे उसको इनवर्ड खींच रही है, और रिएक्शन के तौर पे यही स्ट्रिंग आपके हैंड्स को पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है इन आउटवर्ड डायरेक्शन. जबकि बॉल यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, बॉल पे मतलब यहाँ पर कोई आउटवर्ड फोर्स नहीं है. ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि द फोर्स ऑन द बॉल इज नेवर आउटवर्ड. ठीक है, कि बॉल पे फोर्स कभी भी आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, इट्स ऑलवेज एनवर्ड, वो हमेशा एनवर्ड है. और वो कैसे हैं कि आउटवर्ड फोर्स आउटवर्ड फोर्स जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं ऑन द बॉल इज नॉट ए वैलिड कंसेप्ट. ये हमारे पास कोई वैलिड कंसेप्ट वो नहीं है. ठीक है, द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स ऑन द बॉल इज एनवर्ड. ठीक है, जो स्ट्रिंग की जो फोर्स है बॉल पे वो हमेशा एनवर्ड होती है. और जो स्ट्रिंग की टेंशन है द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स ऑन द बॉल इज एनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो यहाँ पर आपके हैंड्स पे आउटवर्ड फोर्स है लेकिन बॉल पे वो आउटवर्ड फोर्स नहीं है, वो फोर्स आपके हैंड्स पे है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, लेकिन वो बॉल पे नहीं है. तो बॉल पे जो फोर्स है वो एक ही फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि बॉल को क्या करती है, बॉल को एनवर्ड बॉल को एक सर्कुलर पाथ में मोशन करने पे मजबूर कर सकती है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंडीशंस को मुख्तलिफ कंडीशंस को हम डील कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा. व्हाट हैपन एट द कॉर्ड ऑन द बॉल इज ब्रोकन आर रिलीज. एक बॉल को आप क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे. तो अचानक अगर इस तरह हो जाए कि वो रस्सी टूट जाए, ठीक है, या रस्सी को आप रिलीज कर दे तो बॉल के साथ क्या होगा. ठीक है, ये हमारे पास फिगर 5.6 है कि अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट. अगर हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है, सो द रिवॉल्विंग बॉल वुड फ्लाई आउटवर्ड. तो जो रिवॉल्विंग बॉल है वो आउटवर्ड जाएगी एज एन ए, जिस तरह के फिगर ए में जाहिर है. और व्हेन रिलीज इन फैक्ट इट फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली एज एन फिगर बी. लेकिन हम इसको देखते हैं कि जब बॉल को हम जो रिलीज करते हैं तो टेंजेंट टू सर्कल वो रिलीज होगा. तो मतलब यहाँ पर इस मिसकंसेप्शन को दोबारा हमने क्या करना है, मतलब कि बॉल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि नहीं है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है कि बॉल पे एक ऐसी फोर्स है जो बॉल को सर्कल से बाहर की तरफ खींच रही है. ठीक है, तो यहाँ पर इस फिगर से हमने इसको शो करने की कोशिश की है कि अगर बीच में लेट सपोज रस्सी टूट जाए, रस्सी को हम रिलीज करें, तो जो बॉल होगा, अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मौजूदगी में बॉल को बिल्कुल आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए. लेकिन जब हम इसको रिलीज करते हैं तो हम देखते हैं कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने की बजाय एक टेंजेंशियल पाथ को फॉलो करता है, जो कि इस बात की अलामत है कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखने की जरूरत है कि फॉर द बॉल टू मूव इन सर्कल there must be an inward that we call centrifugal force pointed toward the center of the circle, so that the natural tendency of the object is to move in a straight line. कि बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब इस पर एक एनवर्ड फोर्स लग रही है. सो एनवर्ड फोर्स को अंदर की तरफ वो कर रही है, क्या कर रही है, खींचने पर मजबूर करती है. सो एज ए रिजल्ट वो जो बॉल है
वो एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेती है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ विल बी ओवरकम्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओवरकम किया जाएगा। सो इफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गोज टू जीरो, सो द बॉल विल फ्लाई अप इन अ डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर जीरो हो जाए, ठीक है, वो एक कंडीशन होगा कि रस्सी को हम रिलीज करें या रस्सी टूट जाए, तो इसी कंडीशन में जो बॉल वो रिलीज होगा दैट विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, अगेन न्यूटन फर्स्ट लॉ, फिर भी हमारे पास क्या होगा, न्यूटन की फर्स्ट लॉ अगेंस्ट वो रिएक्शन हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या है, इट्स मीन दैट देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है विच शुड हैव पॉइंट आउटवर्ड ऑन द बॉल, के जो बॉल पे बाहर की तरफ रिएक्ट करता होगा। मतलब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो बॉल आउटवर्ड की तरफ वो डायरेक्टेड होती जब हम उसको रिलीज करते हैं, लेकिन इट मीन दैट कि देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि कोई भी मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी कंडीशन पे वो रिलीज मतलब वो रिएक्ट नहीं करती। सो यहाँ पर यू हैव टू एस्टिमेट, अपने एस्टिमेट मतलब एक प्रॉब्लम एग्जांपल को देखना है। एग्जांपल वो है कि एस्टिमेट द फोर्स अ पर्सन मस्ट एक्सर्ट ऑन स्प्रिंग अटैच्ड टू 0.15 kg बॉल टू मेक द बॉल revolves in a horizontal circle of radius 0.6 मीटर, द बॉल मेक्स 2 revolutions per second। तो यहाँ पर जो गिवन क्वांटिटीज है वो ये है। सो आपने एग्जाम्पशंस करनी है, सर्कुलर पाथ इज अप्रोक्सीमेटली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, so theta is equal to 0, cos theta 0 is equal to 1. So you have to apply Newton's second law. So according to Newton's second law, you have the relations, and that relations you put the values for the radial accelerations. You already know that. And radial acceleration you have the value, you have the value for the velocity. You have to calculate that by the standard definition and uniform circular motions. Put the values, you will find the value for the v. So from that you can find out the tension force। यहाँ पर वो है को जो टेंशन फोर्स दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14 न्यूटन्स। फिर है रिवॉल्विंग बॉल, वर्टिकल सर्कल्स में बॉल रिवॉल्व कर रही है अगेंस्ट बॉल की जो मैस है, mass of the ball is given and the chord length is given। ठीक है, is swung in a vertical circle, so you have to calculate the minimum speed of the ball that must have at the top of its arc so that the ball continues moving in a circle। फिर दूसरी कंडीशन में है कि you have to find out the tension and the chord at the bottom of the arc, assuming that there the ball is moving at twice द स्पीड फाउंड एंड पार्ट ए, कि बॉल जो है इस कंडीशंस में जो मूव कर रही है इसके ट्वाइस पे वो पूर मूव कर रही है। तो इसके लिए हमारे पास जो हैंड्स आपने यूटिलाइज करना है वो है कि द मिनिमम स्पीड एट द टॉप विल बी हैपन फॉर द मिनिमम टेंशंस दैट इज ft1। ये हमारे पास हैंड्स है। सो हेयर स्ट्रेंथ टेंशंस एंड ग्रेविटी आर एक्टिंग टुगेदर, सो बोथ एंटर न्यूटन सेकंड लॉ टू प्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल acceleration। So you have to look upon the problem as well। ये हमारे पास एग्जांपल है, आपने इसको डील करना है। एंड देन यू हैव टू लुक अपॉन द प्रॉब्लम एज वेल। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह के प्रॉब्लम्स है जिसमें गिवन क्वांटिटीज है, आपने रिलेशन को यूज़ करना है न्यूटन सेकंड लॉ वाली, मतलब और वर्टिकल फोर्सेस के लिए भी आपने मतलब है कि टेंशंस जो है वो बैलेंस करती है वेट को। तो मतलब जो इंटर्न बराबर है किसके, सेंट्रीप्यूटल फोर्स के। सो यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज, यहाँ पर आपने वैल्यूज को पुट करनी है कि टेंशन फोर्स की जो वैल्यू है ये है। सो एट द बॉटम ऑफ द सर्कल वर्टिकल फोर्स दैट इज अप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हमारे पास रिलेशंस है, आपने इन रिलेशंस के अंदर क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। सो यू विल रीच टू द कंक्लूजन, आपने कंक्लूजन पे रीचना मतलब पॉइंट करना है। सो अगेंस्ट अनदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इसमें भी आपने मतलब अपने जो लॉजिक्स है जो आपने पढ़ा है वो आपने यूटिलाइज करना है। यू हैव टू यूटिलाइज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कहते हैं कि सर्कुलर पाथ वो अडॉप्ट कर रहा है। सो सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन इज रेडियल एक्सेलरेशंस। ठीक है, अब अच्छा वर्टिकल पाथ है, जो वर्टिकल पाथ में हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ फोर्स y एक्सिस, सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस, so put that equal to 0, so the force along the y axis will be equal to 0।
So you have to apply the conditions. ये conditions आपने utilize करके you have to find out the exact solution. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching.